अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं एक और रिव्यू के साथ। और इस दफ़ा हम रिव्यू करेंगे तेरी छाँव में ड्रामा की एपिसोड 4 को। एपिसोड 4 स्टार्ट होती है जब सालार, जो कि दानिश तैमूर प्ले कर रहे हैं, अपने वालिद जावेद कबाड़िया के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, जो कि बहरोज़ अफ़ज़ारी प्ले कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। जिस पे उनके अब्बू पूछते हैं क्या वो अमीर घर की है? तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस पे वो तकरीबन 75 लाख रुपए माँगते हैं दानिश से कि ये पैसे मुझे दे दो, तो फिर चाहो जो करो ज़िंदगी में करते रहो। जब दानिश पूछते हैं कि ये किस बात के पैसे हैं, तो वो बताते हैं, एक डायरी निकाल के दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर मैंने हर वो खर्चा लिखा है जो तुम्हारे ऊपर आज तक किया है, और ये तकरीबन 75 लाख और कुछ और पैसे बनते हैं। जिस पर सालार, जो कि दानिश तैमूर प्ले कर रहे हैं, अपने वालिद को बताकर जाता है कि वो ऐसी कोई अमाउंट रिटर्न नहीं करेगा और शादी भी उसी लड़की से करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वदीमा के ताया, जो कि शब्बीर जान प्ले कर रहे हैं, वदीमा के वालिद को फ़ोन करके कहते हैं कि नवीद, उनका बेटा, जिसके साथ अब वदीमा की मंगनी हो चुकी है, थोड़ी देर के लिए वदीमा को बाहर शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता है। जिस पर शुरू में वदीमा के वालिद थोड़ा हेजिटेट करते हैं, जिस पर नवीद फ़ोन लेकर अथॉरिटी के साथ इस तरह से वदीमा के अब्बा को कहता है कि वो आ रहा है और वदीमा को लेके जा रहा है, जैसे अब हम शायद ये देख रहे हों कि वदीमा के ऊपर अब सिर्फ एक मर्द का कंट्रोल नहीं है, बल्कि दूसरा मर्द भी अब उसको कंट्रोल करने लगेगा, जो कि उसका मंगेतर यानी नवीद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सालार, जो कि थोड़ा खोया-खोया सा है, अपने दोनों दोस्तों के साथ एक कैफ़े में बैठा हुआ है, और उसके दोस्त उसे बता रहे हैं कि उसकी पुलिस स्टेशन की तस्वीर मुश्ताक भाई ने फ़ेसबुक पर लगा दी है, जिस पे 6000 लाइक्स और 3000 कमेंट्स हैं। और क्योंकि उनका बिज़नेस एक स्टार्टअप है, ये उनके बिज़नेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह-सुबह एक और कंपनी ने भी पुल आउट कर दिया है और बाकी कंपनी से भी बिज़नेस लेना अब मुश्किल होता चला जा रहा है। इस पर सालार उनको बताता है कि जब तक सालार अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर लेता, वदीमा को नहीं पा लेता या उस डायरेक्शन में कुछ हासिल नहीं कर लेता, वो ऐसा ही खोया-खोया रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वदीमा और उसके मंगेतर उसी कैफ़े में आते हैं, जो कि हमें आगे चल के पता चलता है कि एक मॉल का कैफ़े है अपैरेंटली। और यहाँ आमना-सामना होता है एक बार फिर हमारे हीरो और हीरोइन का, यानी सालार और वदीमा का, जो कि आखिरी बार उस छत पर मिले थे जहाँ पे वदीमा के वालिद ने आके एक तरह से छापा मारा था, जिसके बाद सालार को थाने जाने पड़ गया था। उसी वक़्त नवीद का कोई पुराना दोस्त वहाँ पर आ जाता है, जिससे नवीद जब मुसाफ़िहा कर रहा होता है, तो अपने दोस्त से मिलकर जब वो मुड़ता है, तो देखता है कि वदीमा वहाँ नहीं बैठी हुई। और हम देखते हैं कि अब सालार और उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। नवीद मॉल के अंदर ढूंढता हुआ निकल जाता है अपनी मंगेतर को, कि समीर, जो कि सालार का दोस्त है, उस पर टकरा जाता है और वहां पर एक सीन क्रिएट होता है। समीर इस तरह से एक्टिंग करता है जैसे कि नवीद ने उसको धक्का दिया है, मारा है, जख्मी कर दिया है, उसकी घड़ी तोड़ दी है, और वहां पे एक हुजूम जमा होने लगता है और सिक्योरिटी भी आ जाती है। इसी सब में पैरेलल ट्रैक के अंदर हम देखते हैं कि अब वदीमा, जी हाँ, वदीमा सालार के साथ समुंदर किनारे यानी कि बीच पर आ चुकी है, जहाँ पे सालार की दोस्त भी मौजूद है। और यहाँ सालार और वदीमा की एक कॉन्वर्सेशन होती है, आई लुक्स का एक्सचेंज होता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है, जिसका लुब्बे-लुबाब ये है कि सालार वदीमा से ये जानना चाहता है कि जैसे सालार वदीमा के लिए दीवाना हो चुका है, उसके बारे में हर वक़्त सोचता रहता है और फ़ैसला कर चुका है कि वदीमा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर बैठेगा, तो क्या वदीमा भी सालार के लिए ऐसी फ़ीलिंग्स रखती है या नहीं? अब हमारी वदीमा ज़्यादा बात तो करती है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन हिलाती है या आँखों ही आँखों में जवाब देती है। तो सालार जब उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, तो वदीमा कोई डेफ़िनिट जवाब नहीं देती, जिस पर सालार नीचे से एक शेल उठाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, रेत-वेत हटाते हैं, और वो वदीमा के हाथ में देकर कहते हैं कि अगर तुमने ये अपने हाथ में थामे रखा, तो मैं समझूंगा कि तुम भी मुझे चाहती हो जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ, और अगर तुमने इसको अपने हाथ से गिरा दिया, तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे नहीं चाहती। वदीमा कस के उस शेल को अपने हाथों में पकड़ लेती है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि वो शेल वदीमा के हाथ से छूट के गिर जाता है, जिसपे एक बैंग आता है, और हम देखते हैं कि सालार थोड़ा-सा शॉक में जाता है कि ओह! उसने तो वो शेल गिरा दिया। लेकिन फिर वहीं जब मोमेंट क्रिएट हो जाता है, तो वदीमा सालार को देखकर कहती है, गलती से गिर गया था। जहाँ पे फिर हमारे डायरेक्टर हमारे लिए एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं, म्यूज़िक आता है, दोनों हाथ पकड़ के, थाम के समंदर की तरफ चलने लगते हैं, और वहाँ ये सीन एंड हो जाता है। जब ये लोग मॉल वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसी सब के अंदर जो समीर है, सरार का दोस्त, वो
ड्रामे पे ड्रामा क्रिएट करता जा रहा है, थोड़ी-सी कॉमेडी भी वहाँ पे आ जाती है, जो नवीद को डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि यार छोड़ें, बात को ख़त्म करें, लेकिन समीर किसी न किसी तरह बात को खींचता चला जाता है और इवेंचुअली वो टेक्स्ट करता है अपने दोस्तों को, सालार को कि भाई यहाँ पे अब मैं मज़ीद सँभाल नहीं पा रहा हूँ, वापस आ जाएँ, जिस पर वो लोग वापस आते हैं मॉल और सालार वदीमा को एक फ़ोन देता है और कहता है कि मैं तुमसे इसके थ्रू राब्ते में रहूँगा। वदीमा कहती है मेरे पास ज़िंदगी में कभी फ़ोन रहा नहीं है और ये कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा, जिस पर सालार कहता है छुप कर इस्तेमाल करना, कोई मसला नहीं होगा और वदीमा रख लेती है वो फ़ोन। जब समीर को पता चल जाता है कि उसके दोस्त वदीमा को लेकर वापस आ चुके हैं, तो वो भी उस सीन का कर्टेन ड्रॉप कर देता है जहाँ पे उसने नवीद को फँसा कर रखा हुआ है और नवीद अब वहाँ से निकल कर वापस कैफ़े में आता है तो देखता है वदीमा वहीं बैठी हुई है जहाँ वो पहले बैठी हुई थी और वो आके उससे बहुत रूडली, बहुत बदतमीज़ी से कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कहीं बाहर निकाला जाए और तुम कहाँ थी? तुम यहाँ-वहाँ हो गई थी और मुझे तुम्हें ढूँढने के लिए जाना पड़ा जिसकी वज़ह से मैं एक बहुत बुरी सिचुएशन में फँस गया। जिस पर वदीमा कहती है कि मैं तो सिर्फ़ वॉशरूम गई थी और नवीद कहता है मैं जानता हूँ तुम ड्रामे कर रही हो और तुम्हारे अब्बा ठीक करते हैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ, सख्तियाँ रखते हैं, तुम्हें कैद में रखते हैं। जहाँ वदीमा को एहसास होता है कि शायद वो एक मर्द की टॉक्सिसिटी से निकल के दूसरे मर्द की टॉक्सिसिटी में ही चली जाएगी अगर उसने नवीद से शादी कर ली तो। यहाँ वदीमा के वालिद परेशान हैं क्योंकि वदीमा को काफ़ी लेट हो गया है, वो घर वापस आई नहीं है और अब उनका एक ड्रामा क्रिएट हो गया है। यहाँ पर डायरेक्टर और राइटर ने एक बड़ा अच्छा सिंबल यूज़ किया है कि उन्होंने घर के दरवाज़े की जो दरवाज़ा है उसके आगे एक और लोहे की जाली लगा के रखी हुई है। वदीमा के अब्बू अपनी बेगम से कहते हैं कि मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ, यानी नवीद के वालिद के घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नवीद और वदीमा अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। नवीद अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा और वो अपनी बेगम से कहते हैं कि ये जाली का दरवाज़ा बंद करके रखना और वो जाने ही लगते हैं कि वदीमा घर में आ जाती है, जिस पे वो वदीमा से सवाल-जवाब करने लगते हैं और वदीमा की वालिदा वहाँ इंटरवीन करके कहती हैं कि जब आपने इसको जाने की इजाज़त दी थी, तो आप इससे अब सवाल-जवाब क्यों कर रहे हैं? या तो आप इसको जाने ही नहीं देते। जब आपने इसको बाहर जाने दिया था, तो ठीक है, देर-सवेर हो गई, कोई बात नहीं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वदीमा की वालिदा वदीमा के वालिद से कहती हैं कि हमें उसको यूनिवर्सिटी वापस भेजना शुरू करना चाहिए क्योंकि उसका घर में दम घुट जाता होगा और आगे हम उसकी शादी भी करने वाले हैं, जिस पर ऑफ कोर्स वदीमा के वालिद नहीं मानते। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वदीमा अपने रूम में है जहाँ उसकी वालिदा आती हैं और उससे बात करती हैं कि नवीद उसको कैसा लगा, जिस पर वदीमा कहती है कि देखिए मम्मा, हम चाइल्डहुड में भी जब हम सब छोटे थे, तो हम सब कज़िन्स को नवीद बुरा लगता था क्योंकि वो उतना ही टॉक्सिक और रोब जमाने वाला था जितना कि वो आज है, तो आपको क्या लगता है मुझे वो आज क्यों अच्छा लगेगा? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जेल से निकल के दूसरे जेल में जाने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सालार जो कि दानिश प्ले कर रहे हैं, वदीमा को उस फ़ोन पे कॉल करते हैं जो उन्होंने उसको दिया था मॉल पे और वदीमा वो फ़ोन उठा लेती है और हम दोनों की एक कन्वर्सेशन सुनते हैं ओवर द कॉल, जो कि इतनी मज़े की नहीं लगी जितनी कि होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड कन्वर्सेशन बिटवीन आवर हीरो एंड हीरोइन। अगली सुबह जब वदीमा को उसकी वालिदा जगाने आती हैं, तो वदीमा जल्दी से वो फ़ोन ढूँढ के कहीं छुपा देती है और अपनी वालिदा को आवाज़ लगाती है कि वो आ रही है। कट करके हम अगले सीन में नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं, यानी सालार के घर के नाश्ते की टेबल पे, जहाँ सालार के वालिद यानी जावेद कबाड़िया, उसकी अम्मी और उसकी बहन बैठे हैं और सालार भी वहाँ पर आ जाता है। एक ग्लास दूध का पीता है, एक और दूध के ग्लास का तकाज़ा करता है, तो उसके वालिद कहते हैं कि हाँ, बेटा क्यों तुम्हारे मतलब यहाँ पे फार्म-वार्म लगे हैं, तुमने कोई भैंसें-वैसें पाली हुई हैं कि तुम्हें इतना दूध चाहिए है? क्योंकि वो कंजूस बाप है। इधर सालार अपने अब्बा के टॉन्ट्स को इग्नोर करके अपने अब्बू के सामने अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, हमें वदीमा के घर पे जाना है, जहाँ पे एपिसोड फ्रीज़ हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। ये तो थी एपिसोड की कहानी। लेकिन इस एपिसोड के अंदर क्या हमें वो देखने को मिला जो हम पहले 3 एपिसोड के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरे ख़्याल से नहीं। इस कहानी का आगाज़ बहुत अच्छा था, ख़ैर उसके आगाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि मैंने एक अलग वीडियो में ज़िक्र किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल इस कहानी में हमने ये देखा कि एक लड़का जो कि केयरलेस है, फुल ऑफ पैशन है और स्टार्टअप के अंदर लगा हुआ है, यूथ उसके अंदर भरी हुई है। वो एक ऐसी लड़की के साथ टकरा जाता है जिसने कभी अपने घर से बाहर यूनिवर्सिटी के अलावा कदम ही नहीं रखा, जो कि कैद के अंदर बड़ी हुई है। और ये लड़का और लड़की, एक इन दोनों के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी एक फॉरबिडन लव की है। लेकिन ये फॉरबिडन लव का आइडिया बड़ा अच्छा लगता है जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमें बहुत हाफ कुक्ड, पुअरली रिटन सीन्स देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे वो पूरा ट्रैक जहाँ पे वदीमा कैफ़े से गायब हो जाती है। एक ऐसी लड़की जो कि इतना बड़ा इनिशिएटिव कभी अपने तईं ले ही ना सके, वो आँखों ही आँखों में, यानी कि उसका मंगेतर जो कि खुद एक बहुत टॉक्सिक मर्द है, अपने दोस्त से बात कर रहा है और वो इतने में कैसे जब वो मंगेतर मुड़ता है तो ब
तीनों दोस्तों ने, सालार और उसके दोनों दोस्तों ने वदीमा से कोऑर्डिनेट भी कर लिया, आँखों ही आँखों में बात भी हो गई और वो वदीमा को लेके बाहर वहाँ कैफ़े से चले गए। यही उसके कैरेक्टर के एतबार से इतना अनबिलीवेबल लगता है जब कोई डायरेक्टर और राइटर एक किरदार बिल्ड करते हैं, तो अचानक उस किरदार से कुछ ऐसा काम करवा लेना जो उससे एक्सपेक्ट ही ना किया जा सकता हो, वो व्यूअर को थ्रो ऑफ कर देता है। तो हमारी वदीमा वैसा ही काम करती है, यानी कि हमारी वदीमा का उस कैफ़े से, उस मॉल से बाहर निकल जाना ही बड़ी बात है। यही इतना बड़ा था कि हमारा हीरो हमारा सालार वदीमा को हाथ पकड़ के मॉल से बाहर ले जा रहा है। वो परेशान तो है, थोड़ा झिझक तो रही है, लेकिन फिर भी चली जाती है। और मॉल से 5 मिनट की दूर मुसाफ़िर पे, जो कि सालार कहता है कि यहाँ से मॉल 5 मिनट दूर है, समंदर किनारे चली जाती है एक अजनबी लड़के के साथ या एक यंग लड़के के साथ, एक पब्लिक प्लेस पे चली जाती है, जहाँ पे हमारे मुआशरे की वदीमा जैसी लड़की को ये फ़िक्र होगी कि वहाँ सैकड़ों लोग होते हैं, कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा, कोई मेरे वालिद को बता देगा तो क्या होगा, लेकिन वो वहाँ चली जाती है और वो वहाँ उससे कन्वर्सेशन कर लेती है। और इसको क्रिएट करने के लिए फिर समीर, जो एक मॉल में सीन क्रिएट करता है और फिर वो सिक्योरिटी वालों को कहता है कि इसने मेरा नुकसान कर दिया और मैं आप पे केस कर दूँगा, और इसके पास एक 5,000 का नोट है जो मेरी दादी ने मुझे फूँक के दिया है और उसके पास से ही निकलेगा, आप चेक करें। और भाई उसके पास वो नोट नहीं है तो नवीद कहता है आप चेक कर लें, मेरे पास नोट है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा होगा कि उसने जब वो टकराया था तो चुपचाप एक 5,000 का नोट नवीद की जेब में डाल दिया था जिस पे कोई निशानी थी कि वो चेकिंग करते, वो निकलती तो वो कहता, देखा मैंने कहा था ना इसने मेरी नोट चोरी चोरी की है। और फिर वो कुछ पुलिस का कुछ कुछ मज़ीद लंबाई हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवीद कह रहा है मैं चेकिंग नहीं कराऊँगा, नहीं कराऊँगा, नहीं कराऊँगा। भाई तुम्हारे पास नोट नहीं है, करा दो। वो कह रहा है मैं चेकिंग नहीं कराऊँगा। ये बहुत फ़ोर्स्ड कॉमेडी कर रहा है और उसके बाद इवेंचुअली वो चेकिंग कर लेते हैं, नोट नहीं निकलती और वो सीन ड्रॉप हो जाता है। मतलब राइटर इसको इतना इंटरेस्टिंग बना सकता था, क्यों नहीं बनाया मुझे नहीं पता। अगर राइटर यही चाहता था कि वो वदीमा को घर से बाहर निकाले, और उसने वदीमा को घर से बाहर निकाल के 2 पर्पस पूरे किए। एक, उसको अपने मंगेतर की टॉक्सिसिटी दिखाई कि वो कितना बुरा है, और दूसरा वो छुप के दानिश या सालार से मिल ली। यही दोनों चीज़ें करनी थी, तो उसको घर से बाहर निकालने के लिए ये बहाना बनाना कि वो मंगेतर के साथ निकली, चलो यही बना लेते, और मंगेतर एक बुरी मीटिंग के बाद उसको घर वापस छोड़ देता, और फिर किसी और बहाने से वो उसको घर से निकाल के हमारे हीरो से मिलवा देता। या अगर उसको ऐसे ही मिलवाना था तो और बहुत बेहतर सिचुएशंस बनाई जा सकती थी जिसपे कि हमारा हीरो और हमारे हीरोइन मिल जाते। यानी किसी और वजह से भी नवीद को गायब किया जा सकता था जिसके बाद हमारे हीरो हीरोइन बैठ के बात कर लेते, या वो सीन क्रिएट हो जाता, या वो उसको समंदर पे किसी तरह से मिला देते। बट जिस तरह से ये सीन एग्जीक्यूट हुआ, बहुत बुरा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। इसी तरह जैसे मैंने कहानी सुनाते वक्त कहा कि जब बिल आखिर हमारे हीरो हीरोइन में आंखों आंखों के एक्सचेंजेस हुए, कहानी के शुरू में वो उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच गया, उसके बाद आंखों आंखों के एक्सचेंजेस हुए, उसके बाद हमारे हीरो ने मंगनी होते हुए देखा जब आंखों का एक एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद हमारा हीरो छुप कर हमारी हीरोइन की छत पे उससे मिला, और उसके बाद वो थाने पहुंच गया, और फिर हमारे हीरो ने उसको मॉल से भगा के मुलाकात की। और अब हमारा ये 4-5-6 आई एक्सचेंजेस या मुलाकातें मुलाकातें हैं, जिसके बाद हमारा हीरो वदीमा से फ़ोन पे बात करता है। वो फ़ोन कॉल इतनी लाइवली होनी चाहिए थी, या उसपे एक्सप्रेशंस इतने अमेज़िंग होने चाहिए थे, या उसपे जुमले और बातें इतनी अमेज़िंग होनी चाहिए थी कि देखने वाला खो जाता उन दोनों की बातों में। लेकिन इतने फीके जुमले और इतनी बुरी तरह से एग्ज़ीक्यूट हुए हुए थे कि उस कॉल का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो कहती है, "हेलो", और वो कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था किसी का हेलो भी इतना अच्छा लग सकता है। ये जुमले क्या थे, ये राइटिंग क्या थी, समझ में नहीं आया। हालाँकि राधैन शाह, जो इस ड्रामे के राइटर हैं, वो पाकिस्तान की हालिया तारीख के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर कैसी तेरी खुदगर्ज़ी के राइटर हैं। फिर भी वो ऐसा सीन क्यों लिखा उन्होंने और डायरेक्टर ने क्यों उसको एग्ज़ीक्यूट किया, समझ से बाहर है। इस एपिसोड को जिस तरह से एंड किया गया उसमें भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। यानी कि नाश्ते की टेबल पे अब्बा के अपने बेटे से, वैसे तो बाप ये कहता हुआ अच्छा ही नहीं लगता कि ये पता नहीं कौन-सी मनहूस घड़ी थी जिसमें तुम पैदा हो गए, जो कि बहरोज़ रज़वारी कहते हैं दानिश तैमूर से। इसके बाद वो इग्नोर करके कहता है अम्मा हमें वदीमा के घर जाना है। अम्मा का और अब्बा का लुक आता है, बैंग होती है, एपिसोड फ्रीज़ हो जाती है। इसमें मुझे कोई हुक नहीं मिला। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट डाई डाउन कर गया। मैं बिल्कुल क्यूरियस और एक्साइटेड नहीं था आगे क्या होगा ये देखने के लिए। क्योंकि मुझे पता था वो दानिश अम्मा को अगले एपिसोड में ले ही जाएगा। अब्बा से एक बहस हो जाएगी। क्या ये बेहतर ना होता कि उससे पिछले सीन में, जब रात को वदीमा ने कॉल पे छुप के सालार से बात की है, और सुबह वो बातें करते वो उस कॉल में ही दिखाते हैं कि कॉल म्यूट हो जाती है, वो गार्डन में चलते-चलते सालार बात कर रहा है, यहाँ वदीमा ब्लैंकेट मुँह पे या चादर मुँह पे ले लेती है और वो सीन म्यूट हो जाता है।
तो क्या ही अच्छा ये ना होता कि उसी सीन से कंटिन्यूएशन में सुबह अम्मा उठाने आती और वो या तो फ़ोन देख लेती या वो के बिल्कुल पास होती। यानी कि फ़ोन बिल्कुल पकड़े जाने वाला होता। कुछ ऐसा होता कि हमें एज़ अ व्यूअर लगता कि वदीमा की अम्मा ने फ़ोन पकड़ लिया है या सुबह अम्मा नहीं उठाने आती, अब्बा उठाने आते और अब्बा फ़ोन पकड़ने ही वाले होते कि एपिसोड फ्रीज़ हो जाता। बिल्कुल पिछले सीन में ही ये मार्जिन था। तो एपिसोड का एंड भी बहुत फीका और बहुत फ़ोर्स लगा और मुझे ऐसा लगा कि एपिसोड 1, 2, 3 का ग्राफ यूँ जाते-जाते 4 पे शायद नीचे आ गया एंड आई एम होपिंग मेरी दुआ है मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं इस ड्रामे को एन्जॉय कर रहा हूँ कि हमारे राइटर और डायरेक्टर एपिसोड 5 में हमें वापस हुक्स के ऊपर ले आएँगे। इस एपिसोड के अंदर एक बार फिर जो शो स्टील किया वो लाइबा खुर्रम ने किया अपनी एक्टिंग से। अमेज़िंग एक्सप्रेशंस, अमेज़िंग प्रेज़ेंस, ज़्यादा बोलने को नहीं है उनके पास। ज़्यादा कैरेक्टर में मोनोटनी है, कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा भी करता है, वो खुश भी होता है, वो हँसता भी है, वो रोता भी है, नहीं। उनका कैरेक्टर एक्सट्रीम इमोशंस दिखाता ही नहीं है। और वो कैरेक्टर है ही ऐसा, वो लड़की है ही ऐसी, वो बड़ी ही ऐसे माहौल में हुई है कि ना वो रोती है, ना वो हँसती है, ना वो कहकहा लगाती है, ना वो ज़्यादा मुस्कुराती है। वो दबी हुई है, तो उसकी उदासी भी दबी हुई है, उसकी खुशी भी दबी हुई है। उस इतने लिमिटेड डब्बे के अंदर एक एक्टर को आप डाल दें और वो पहली दफ़ा एक इतना बड़ा कैरेक्टर एक ड्रामा कर रहा हो, पहली दफ़ा लीड कैरेक्टर कर रहा हो और वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से दानिश तैमूर जैसे एक्टर के साथ खड़ा रहे, सुहेल समीर जैसे एक्टर के साथ खड़ा रहे और उनको एज़ एन एक्टर टफ टाइम दे। तो मेरा ख़्याल है इस एपिसोड की भी पिछले एपिसोड्स की तरह विनर एक्टिंग में लाइबा खुर्रम है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन सुहेल समीर को भी करूँगा जो कि लाइबा के अब्बा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और दानिश तैमूर को भी करूँगा क्योंकि हम आजकल उनका दूसरा ड्रामा जानिसार भी देख रहे हैं, जिसमें वो एक रिच, एक डिप्रेस्ड, एक फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से वाले आदमी हैं और यहाँ वो एक यूनिवर्सिटी जाने वाला लड़का है, एक स्टार्टअप में काम करता है, यंग है। वो कहता है कि मोहब्बत अकल से नहीं हो दिल से नहीं होती सॉरी मोहब्बत अकल से नहीं होती, दिल से होती है। इस तरह की वो डायलॉग बाज़ी करता है। तो मुझे हालाँकि मैं रेगुलरली जानिसार भी देख रहा हूँ, लेकिन तेरी छाँव में देखते वक़्त मुझे वाक़ई दानिश में वो लड़का दिखता है जो वो प्ले कर रहे हैं। हालाँकि वो अपनी एक्चुअल उम्र से बहुत छोटी उम्र का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन दानिश की अच्छी एक्टिंग, सुहेल साहब की अच्छी एक्टिंग, बीच में जब लाइबा खुर्रम एक नई एक्टर, एक नई यंग लड़की स्टैंड आउट कर जाती है, तो मेरा ख़्याल है ये उसके लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है एंड आई होप आगे भी हम इन किरदार और एक्टर्स को शाइन करता हुआ देखेंगे और ये ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रामे और इस एपिसोड के ऊपर जो मेरे ख़्यालात हैं, उन पर आपके क्या ख़्यालात हैं? और ये भी बताइएगा कि और कौन-कौन से ड्रामे हैं जो आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए रिव्यू करूँ? थैंक यू।